Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th September 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about paracetamol and its relation with autism. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. पैरासीटामोल या टाइलेनॉल होता क्या है समझते हैं। देखिए, टाइलेनॉल इज़ द ब्रांड नेम फॉर मेडिसिन या ड्रग्स जिसको कहा जाता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल को हम लोग एसिटामिनोफेन भी कहते हैं, ये उसका केमिकल फार्मूला है। पैरासीटामोल को जनरली अमेरिका में जिस ब्रांड नेम से बेचा जाता है वहाँ पे उसको कहा जाता है टाइलेनॉल। पैरासीटामोल इज़ अ कॉमन एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब वो दवाई, वो मेडिसिन विच इज़ अ पेन रिलीवर विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ तो ऐसे पेन रिलीवर्स होते हैं जिसमें कॉन्शियसनेस ही लूज हो जाता है, एनेस्थीसिया वगैरह, बट एनाल्जेसिक्स वो होते हैं विच हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एक तरीके का एनाल्जेसिक है, यूज्ड फॉर पेन रिलीफ एज वेल एज फीवर रिडक्शन। ये काम होता है पैरासीटामोल का, ये तो आप जानते ही हैं। अब पैरासीटामोल क्यों न्यूज में है वो समझते हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में कहा कि पैरासीटामोल यूज बाय प्रेग्नेंट वुमेन मे बी द रीज़न बिहाइंड ऑटिज्म इन चिल्ड्रेन। ऑटिज्म क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तो उन्होंने बस ऐसे ही साइंटिस्ट बनते हुए ज्ञान दे दिया कि भाई देखो, पैरासीटामोल का इस्तेमाल मत करो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों के अंदर ऑटिज्म की संभावना बढ़ती है। अब उसी के ऊपर फिर WHO ने क्लैरिफाई किया है कि देयर इज़ नथिंग लाइक दिस, देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस टू सपोर्ट दिस क्लेम दैट पैरासीटामोल कॉजेज ऑटिज्म इन चिल्ड्रेन। अब इस कारण से पैरासीटामोल न्यूज़ में आ गया है, ऑटिज्म न्यूज़ में आ गया है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पैरासीटामोल या ऑटिज्म रिलेटेड प्रश्न पूछ ले। अब थोड़ा ऑटिज्म के बारे में समझ लेते हैं। इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन। न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस मतलब बच्चों के अंदर खासकर उनकी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती है, जिस कारण से दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू प्रॉपरली कम्युनिकेट, इंटरैक्ट एंड बिहेव। इस तरीके के कंडीशंस को कहा जाता है ऑटिज्म। ऑटिज्म को कभी कभार मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम मतलब देयर इज़ वाइड वैरायटी ऑफ टाइप्स ऑफ ऑटिज्म इम्पैक्ट। कई सारे बच्चों में अलग अलग, जो भी ऑटिज्म के शिकार होते हैं उनमें अलग अलग सिम्टम्स देखे जाते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑटिज्म। दस कलेक्टिवली ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं, बिकॉज द सिम्टम्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बट कुछ की फीचर्स हैं जो जनरली देखने को मिलते हैं। पहला, ट्रबल इन सोशल इंटरैक्शन, जैसे टोन, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन वैसा नहीं रख पाते बच्चे जैसा इन जनरल देखने को मिलता है। उसके अलावा इट मेक्स देम डिफ़िकल्ट टू हैव फ्रेंड्स और मेंटेन कन्वर्सेशन। दे आर जनरली वेरी सेंसिटिव टू साउंड, लाइट और टच। और ये जो ऑटिज्म का साइन है ये बच्चों में उनके 3 साल की उम्र से पहले पहले दिखना शुरू हो जाता है। अगर अर्ली इंटरवीन किया जाए तो उनके कम्युनिकेशन एंड स्किल एबिलिटीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इवन इफ़ दे आर हैविंग ऑटिज्म। तो ऑटिज्म के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं बच्चों के ऊपर, जैसे चिल्ड्रेन इन्फ्लिक्टेड विथ ऑटिज्म में डेवलप डीप इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे नंबर सिस्टम, पैटर्न्स, इनमें उनका डीप इंटरेस्ट हो सकता है। कुछ बच्चे पेंटिंग वगैरह में बहुत अच्छे हो जाते हैं। एंड पीपल विथ ऑटिज्म में ऑल्सो हैव यूनिक स्ट्रेंथ एंड वेज ऑफ थिंकिंग। वो तो उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग होता है। समटाइम्स दे आर हैविंग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो ये कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हो सकती हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑटिज्म। But in general, it's a neurodevelopmental conditions which limits or impairs ability of children to have a very normal social behavior या communication. तो this is all about autism and paracetamol। इस टॉपिक से रिलेटेड ये prelims practice question है। Please attempt this question and submit the answer in the comment section.
नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रेल बेस्ड अग्नि पी मिसाइल टेस्ट लॉन्च. Important from our syllabus, GS paper 3, Science and Technology, especially with respect to defense segment. करंट न्यूज़ ये है कि हमारे देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी DRDO ने एक मिसाइल बनाया है, अग्नि प्राइम मिसाइल, शॉर्ट में अग्नि पी मिसाइल. इसका सक्सेसफुल टेस्ट भी कर दिया गया है. अग्नि पी मिसाइल की खासियत ये है कि इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम अ ट्रेन, सो दैट मेक्स इट अ मोबाइल लॉन्च मिसाइल. एक ट्रेन से इसको लॉन्च किया जा सकता है और ये ट्रेन कहीं पे भी रेलवे ट्रैक पे मूव कर सकती है. सो दैट इज द फीचर, कोर फीचर ऑफ दिस अग्नि प्राइम मिसाइल. इट्स अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर. वहाँ से ये अग्नि पी जो मिसाइल लॉन्चर है, वहाँ से हम मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं. तो ट्रेन के ऊपर ये अग्नि पी मिसाइल लॉन्चर इस्टेब्लिश किया गया और वहाँ से हम मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं. इससे फ़ायदा क्या होगा? ये जो अग्नि पी मिसाइल विच इज़ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा दैट इट विल हेल्प इन सर्वाइबिलिटी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस. मान लीजिए कि नॉर्मली हमारे जो मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे इंस्टॉल्ड रहते हैं. आर्मी ने वहीं अटैक, हमारी एनिमी आर्मी ने वहीं पे अटैक कर दिया, अगर ऑपोजिशन ने, एनिमीज़ ने वहाँ पे अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने, चाइना ने, तो हमारा तो मिसाइल लॉन्च करने वाला साइट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा. उस केस में हम काउंटर अटैक कैसे करेंगे? बट अगर मोबाइल लॉन्चर है तो इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द एनिमीज़ टू डिटेक्ट, लोकेट एंड डिस्ट्रॉय आवर मिसाइल लॉन्चर्स. तो हमारी सर्वाइबिलिटी पे के लिए हेल्पफुल है. इससे क्या होगा कि हमारा जो काउंटर स्ट्राइक करने की एबिलिटी है वो स्ट्रेंथन होगी. फ्लेक्सिबिलिटी इन मिसाइल लॉन्च तो है ही, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं से भी हम मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं. सो जोग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है विथ रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्चर जो है अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्चर. डिस्पर्सल एबिलिटी, इसको हम छुपा भी सकते हैं इन केस ऑफ क्राइसिस. कितने सारे टनल्स वगैरह हैं वहाँ पे इसको डिस्पर्स करके रख सकते हैं, प्रोटेक्ट एंड हाइड करके रख सकते हैं इन केस ऑफ क्राइसिस. ये जो रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर है अग्नि पी, इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग करने के बाद अब भारत दुनिया के उस गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है. 3 देशों के पास तो ये टेक्नोलॉजी है ही, रसिया, यूएस एंड चाइना. मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ कोरिया के पास भी ये है, बट उसने कभी ऑफिशियली ये बताया नहीं. अब इंडिया के पास भी ये मोबाइल बेस्ड मिसाइल लॉन्च करने की एबिलिटी आ गई है. रेल बेस्ड अग्नि पी टेस्ट फायर्ड सक्सेसफुली. अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्चर की अगर फीचर्स देखें तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक का रेंज है इसका. इट इज़ रिलेटिवली लाइटर एज कम्पेयर टू अग्नि 1 मिसाइल लॉन्चर. इसकी वेट लगभग 11,000 किलोग्राम के आसपास है. 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्ड मिसाइल है, यानी कि इसके अंदर जो फ्यूल होगा सॉलिड बेस्ड फ्यूल होगा. 2 स्टेजेज में इसके इंजन्स काम करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट कैन कैरी न्यूक्लियर वॉर हेड एज वेल, यानी कि जो एक्सप्लोसिव है इसके अंदर वो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स भी लगाए जा सकते हैं. इससे फ़ायदा ये होगा कि भारत की जो न्यूक्लियर डेटरेंस एबिलिटी है, एबिलिटी टू रिटेलिएट एंड काउंटर अटैक, वो स्ट्रेंथन होता है. तो ये जो अग्नि पी मिसाइल लॉन्चर है, इट विल हेल्प इन रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड स्ट्राइक बैक एबिलिटी. इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंस. ये न्यूक्लियर डेटरेंस वाला मामला थोड़ा समझते हैं क्या है. देखिए, भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है. भारत ने जब अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया आफ्टर सेकेंड पोखरण एक्सपेरिमेंट 1998, उसके बाद जो ऑपरेशन शक्ति हमने किया 1998 में, उसके बाद अपने आप को हमने एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किया. उसके बाद साल 2003 में भारत सरकार लेकर के आई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन मतलब द पॉलिसीज़ विथ रिस्पेक्ट टू आवर न्यूक्लियर वेपन, कि किन किन परिस्थितियों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे. भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है वो है नो फर्स्ट यूज़. मतलब इंडिया किसी भी देश के ऊपर सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन के साथ अटैक नहीं करेगा. हम लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल सिर्फ रिटेलिएशन के लिए करेंगे. मतलब अगर हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है तो वी विल बी यूजिंग न्यूक्लियर वेपन टू काउंटर अटैक. तो नो फर्स्ट यूज़ बट मैसिव रिटेलिएशन.
अब आप ही सोचिए, मैसिव रिटालिएशन वाला जो प्रोविज़न हमने दिया हुआ है अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, इसका सेंस तो तभी बनता है जब हमारे पास एबिलिटी हो काउंटर अटैक करने की। पता चला कि जहाँ पे भी हमारे मिसाइल यूनिट्स वगैरह हैं वहीं पे एनिमी ने अटैक कर दिया, वी आर नॉट हैविंग एबिलिटी टू काउंटर अटैक या रिटेलिएट, सो दिस प्रोविजन बिकम्स मीनिंगलेस, यूजलेस। सो नो फर्स्ट यूज के साथ साथ जो दूसरा प्रोविजन है मैसिव रिटेलिएशन, इस मैसिव रिटेलिएशन की प्रोविजन को सिग्निफिकेंट या मीनिंगफुल बनाए रखने के लिए इंडिया नीड्स टू हैव दीज काइंड्स ऑफ मोबाइल लॉन्च फैसिलिटीज। इट एड्स टू आवर डेटरेंस। डेटरेंस मतलब क्या होता है? प्रिवेंटिंग द एनिमी फ्रॉम अटैकिंग आवर कंट्री, इसको कहा जाता है डेटरेंस। तो डेटरेंस तभी हम इंश्योर करा सकते हैं कि एनिमी विल नॉट अटैक अस व्हेन वी आर हैविंग सर्वाइबिलिटी एबिलिटी, व्हेन वी आर हैविंग एबिलिटी टू काउंटर अटैक इवन व्हेन वी आर अटैक्ड फर्स्ट। तो क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, न्यूक्लियर वेपन हमने मेनली इसलिए डेवलप किया है ताकि हम एनिमी को डेटर कर पाएँ फ्रॉम अटैकिंग अस। हमारा पहले किसी के ऊपर इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है। इसी कारण से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में यह भी कहा गया है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के खासकर जो न्यूक्लियर विंग से हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस की सर्वाइबिलिटी फैक्टर होनी चाहिए, काउंटर अटैक करने की एबिलिटी होनी चाहिए। सर्वाइबिलिटी एंड काउंटर अटैक एबिलिटी के लिए ये मोबाइल लॉन्च फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा भारत ने सर्वाइबिलिटी यानी कि एनिमी के अटैक करने के बावजूद भी हमारे पास काउंटर अटैक करने की एबिलिटी हो, सर्वाइबिलिटी एंड रिटेलिएशन के लिए अपार्ट फ्रॉम मोबाइल लॉन्च फैसिलिटीज़, इंडियन आर्म फोर्सेज हैव ऑल्सो डेवलप्ड न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब हम लैंड से भी अटैक कर सकते हैं, एयरफोर्स से भी अटैक कर सकते हैं, नेवी के थ्रू भी न्यूक्लियर काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो अगर एनिमी हमारे आर्मी के ऊपर लैंड पे अटैक करेगा, लैंड बेस्ड साइट्स न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करेगा, तो हम नेवी और एयरफोर्स से काउंटर अटैक करेंगे। अगर हमारे एयरफोर्स पे करेगा तो हम आर्मी और नेवी से अटैक करेंगे। लाइकवाइज अगर नेवी पे अटैक करेगा तो आर्मी एंड एयरफोर्स से अटैक करेंगे। तो इस तरीके से न्यूक्लियर ट्रायड बना करके हमारे रिटेलिएशन एबिलिटी को स्ट्रेंथन किया जा रहा है ताकि हमारी जो डेटरेंस है वो सच में क्रेडिबल हो पाए। इस पे लोगों को भरोसा कि हाँ भाई इन पे अटैक नहीं करना है, अदरवाइज दे हैव एबिलिटी टू हैव मैसिव रिटेलिएशन। एंड ओवरऑल इंडिया ऑल्सो एम्स टू हैव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ग्लोबली, कि अगर दुनिया के सारे देश अगर अपना न्यूक्लियर वेपन गिव अप करना चाहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो डिसआर्म इटसेल्फ विथ न्यूक्लियर वेपन। तो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड बिकम्स न्यूक्लियर फ्री, but we won't be unilaterally giving our nuclear weapons, giving up our nuclear weapons. दुनिया के बाकी देश अपने न्यूक्लियर वेपन छोड़ेंगे तो हम भी अपना न्यूक्लियर वेपन गिव अप करने के लिए तैयार हैं। तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि अगर क्रेडिबल डेटरेंस बनाए रखना है तो हमारे पास सर्वाइबिलिटी एबिलिटी होनी चाहिए। एंड रेल बेस्ड अग्नि प्राइम मिसाइल हेल्प्स इन सर्वाइबिलिटी एंड रिटेलिएशन कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में ऐसा से सवाल पूछा जा सकता है कि नो फर्स्ट यूज या क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस ये सब चीज़ें होती क्या है इन आवर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, और रेल बेस्ड अग्नि पी मिसाइल इस एबिलिटी को कैसे इन्हांस करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक कानून है जो भारत सरकार लेकर के आई। ओरिजिनली इसको लाया गया था 1976 में, फिर इसको अमेंड किया गया, इनफैक्ट पूरा रिप्लेस ही कर दिया गया साल 2010 में। तो ओरिजिनली 1976 में था, बट अभी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है वो लाया गया था साल 2010 में, विच इज़ करेंटली इन फोर्स। इसको भी अमेंड किया गया था 2020 में, बट जो 2010 वाला कानून है उसमें थोड़े बहुत बदलाव 2020 में लाए गए थे। बट राइट नाउ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट विच इज एप्लीकेबल इन आवर कंट्री इज एक्चुअली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो कानून है इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। इस कानून का मेन मकसद है कि जो विदेशों से कंट्रीब्यूशन हमारे देश के अंदर आता है, NGOs को, इंडिविजुअल्स को, जो फॉरेन कंपनियां, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट करते हैं, उस पैसे का मिसयूज ना हो, साथ ही साथ उस पैसे को किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से विदेशों से ना भेजा जाए भारत में। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि विदेशों से पैसे आते हैं, कई सारे विदेशी कंपनियां, इंस्टीट्यूशंस पैसे भेजते हैं, उसका ऑफिशियल
स्टेटेड ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है कि हम आपके देश में हंगर इरेडिकेशन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, बट रियल मोटिव होता है देश के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। तो बहुत बार विदेशी ताकत दूसरे देशों को कमज़ोर करने के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशंस भेजते हैं थ्रू डिफरेंट एनजीओज। देश के अंदर आपके एनजीओ खोल दिया, विदेशों से पैसा भेज रहे हैं, एनजीओ खोल दिया फॉर हंगर एलिमिनेशन, वीमेन एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन। तो गोल बड़ा नोवेल रहेगा, बड़ा पायस रहेगा, सैक्रेड रहेगा, देख के लगेगा कि अच्छा बड़ा महत्वपूर्ण काम से एनजीओ है, फॉरेन से पैसा आएगा और उस फिर पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा उस एनजीओ द्वारा देश के अंदर डिवाइसिव फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब देश के अंदर डिसहार्मनी क्रिएट करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें ना हो, विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदर पैसा भेज करके हमारे देश के अंदर डिसहार्मनी ना क्रिएट करें, इसी पर्पस से लाया गया है ये कानून, ताकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो हमारे देश में आता है उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, सो दैट दीज फॉरेन डोनेशंस शुड नॉट इम्पैक्ट आवर इंटरनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड पब्लिक इंटरेस्ट। अभी नेपाल के अंदर जो रिवॉल्यूशन आया, हमने उसको कहा जेनजी रिवॉल्यूशन, तो ये बात सही है कि वहाँ के यंगस्टर्स जो हैं वो परेशान थे वहाँ के पॉलिटिकल लीडर से, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उनका कई सालों से, फ्रस्ट्रेटेड थे यंगस्टर्स। बट इसमें भी कोई डिनायल नहीं हो सकता कि कुछ ना कुछ फॉरेन एंटिटीज़ ने इसमें रोल प्ले किया है यंगस्टर्स के फ्रस्ट्रेशन को इस मैसिव लेवल तक के रिवॉल्यूशन में कन्वर्ट कराने के लिए। सम यूएस बेस्ड एजेंसीज माइट हैव प्लेड रोल, और ये एजेंसीज ऐसा तो नहीं है कि सीधा सीधा करके अमेरिका की कोई एंटिटी नेपाल में काम करेगी, वो कोई एनजीओ खोल देंगे, उस एनजीओ को फंडिंग करेंगे। अब इसमें ऑफिशियली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई सारे लोगों ने कई सारे लिंकेज निकाले कि वो जो एनजीओ है हामी नेपाल, उसके भी लिंकेजेज हैं अमेरिका के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, फोर्ड फाउंडेशन एंड ऑल, उसके साथ लिंकेजेज हैं, वहाँ से फंड आता है। तो पॉइंट ये है कि इस तरह के फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो हमारे देश में आते हैं उस पर ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज दे कैन पुश सम ऑफ देयर वेस्टेड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इवन रिलीजियस एक्टिविटीज़ कैन बी पुश्ड विद वेस्टेड इंटरेस्ट। रिलीजियस कन्वर्जन कराया जाता है बहुत बार, कई सारे क्रिश्चियन मिशनरीज को फॉरेन से फंडिंग आती है ताकि आप देश के अंदर ट्राइबल्स को पैसा दे दे करके उनके रिलीजियस कन्वर्जन कराएं। ये सब इशूज़ भी देखने को मिले हैं। फॉरेन से फंडिंग आती है कनाडा वगैरह से, ताकि देश के अंदर जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी है, खालिस्तान मूवमेंट है, उसको प्रमोट किया जाए। तो इस तरह की कोई इशूज़ ना हो, इसके लिए FCRA लाया गया है। तो FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, अप्लाइज टू इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन, NGOs एंड कंपनीज इन इंडिया who accept foreign contribution. They have to register with Ministry of Home Affairs और 5 साल में अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराते रहना होता है। अच्छा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी आएगा हमारे देश के अंदर, किसी भी NGO द्वारा, इंडिविजुअल द्वारा, इंस्टीट्यूशन द्वारा अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया जाना है तो वो सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट में आ सकता है, मतलब एक ही ब्रांच है बेसिकली। अकाउंट तो क्या होगा अब समझिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक स्पेसिफिक ब्रांच भारत सरकार ने डिनोट किया है कि जितने भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएंगे वो इसी ब्रांच के अंदर आएंगे। तो आपको अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को, तो पहले आपको दिल्ली के उस SBI ब्रांच में अपना एक अकाउंट खोलना होगा, तब जाकर के आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। तो एक ही ब्रांच है जिसको डेजिग्नेट किया गया है कि वहाँ से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है। तो इस कारण से क्या है कि सरकार के लिए ओवरसाइट बनाए रखना आसान हो जाता है। सम टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। जर्नलिस्ट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट टेक फॉरेन कंट्रीब्यूशन। जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, लेजिस्लेटर्स as well as political parties and their office bearers cannot take foreign contribution. अच्छा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ भी गया तो उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है उसको लेकर के भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं। जैसे NGOs रिसीविंग फॉरेन फंड्स कैन नॉट ट्रांसफ़र देयर फंड टू अदर NGOs। ये नहीं कि पैसा लाया तुम आप इन्वायरमेंट पर्पसेस के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, और फिर वो पैसा किसी और NGO को ट्रांसफ़र कर दिया और वो NGO फिर किसी सेडी पर्पसेस से, किसी अल्टीरियर मोटिव से उस फंड का इस्तेमाल कर रहा है। The NGO receiving foreign fund has to use that fund for itself. It cannot transfer it to some other NGO. Plus,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैव टू बी मैक्सिमम 20%। ये नहीं कि विदेशों से पैसा आया, आपने एक एनजीओ खोल दिया, एजुकेट गर्ल, आई डोंट वांट टू टेक नेम ऑफ एनी एनजीओ, जस्ट नाम के लिए मेरे मुंह से निकल गया, कोई भी एनजीओ आपने खोल दिया और उस एनजीओ को पैसा आया मान लीजिए 10 करोड़ रुपए, आपने उसमें से 8 करोड़ रुपए खर्च करके दिखा दिए कि मेरा तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ पे खर्च हो गया जी। ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आपने हंगर के लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए ये एनजीओ खोला है तो कम से कम 80% फंड जो है वो उसी पर्पस के लिए खर्च होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ यानी कि अपने लोगों को कुछ पैसे वैसे देना, सैलरी वगैरह देना, इस सब आपको 20% के अंदर ही खर्चों को मेंटेन करना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप पैसा आएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, आप उसको किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से खर्च कर देंगे और दिखाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में खर्च हो गया, ऑफिस मेंटेन करने में, रेंट देने में खर्च हो गया। यू कैन नॉट डू दैट। मैक्सिमम 20% कैन बी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, 80% शुड बी ऑन द एक्टिविटीज़ फॉर विच द कंट्रीब्यूशन हैज़ कम। अगर एनवायरमेंट पर्पस के लिए तो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में 80% लगाओ, गर्ल्स एजुकेशन के लिए है तो गर्ल्स एजुकेशन पे लगाओ, 80% से कम आप कोर एक्टिविटी पे खर्च नहीं करेंगे। FCRA का फ़ायदा है, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फॉरेन फंड्स विथ वेस्टेड इंटरेस्ट। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आती है इन द फंक्शनिंग ऑफ NGO। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं ऑफ कोर्स। इतना स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं कि हजारों NGOs का लाइसेंस कैंसिल हो गया हमारे देश में। कई सारे प्रोमिनेंट NGO जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंडिया, देयर लाइसेंस हैव बीन कैंसिल्ड। कई सारे क्रिटिक्स कहते हैं कि भारत सरकार ने इतना स्ट्रिंजेंट FCRA कानून बनाया है विच रिस्ट्रिक्ट्स ह्यूमैनिटेरियन वर्क, सिविल सोसाइटी। अगर कोई भी पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए, वीमेन एजुकेशन के लिए कोई वर्क करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाता है। कोई नोबेल कॉज से काम करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ स्ट्रिंजेंट FCRA नॉर्म्स। अब करंट न्यूज़ है विथ रिस्पेक्ट टू लद्दाख। लद्दाख के अंदर थोड़ा वायलेंस हुआ, ये आपको पता है। वहाँ पे स्टेटहुड की डिमांड चल रही थी, 6 शेड्यूल में इंक्लूजन की डिमांड चल रही थी, उस दौरान वायलेंस हुआ है। अब उस डिमांड को लीड कर रहे हैं वहाँ के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी, और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इस ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, FCRA लाइसेंस। मतलब नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रिसीव फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। कहीं ना कहीं सरकार अब ज़्यादा ध्यान दे रही है कि कहीं विदेशी ताकतें तो नहीं है इस वायलेंस को सपोर्ट करने में, प्रमोट करने में, विदेशों से पैसा तो नहीं आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। FCRA लाइसेंस कैंसिल होने का मतलब ये है कि नाउ हिज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रिसीव फंड फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट रिवोक्स FCRA लाइसेंस ऑफ वांगचुक ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज अबाउट FCRA एंड दिस इज द करंट न्यूज़। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट K वीज़ा, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। K वीज़ा एक नई तरीके की वीज़ा है जो चाइना लेकर के आ रहा है। इस वीज़ा फैसिलिटी की मदद से दूसरे देशों के यूथ एंड प्रोफेशनल्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, दे कैन अवेल वीज़ा एंड गो एंड वर्क इन चाइना। ये जो वीज़ा है ये इट विल हेल्प चाइना टू अट्रैक्ट प्रोफेशनल्स एंड इंडिविजुअल्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। माना जा रहा है कि ये जो K वीज़ा पॉलिसी है जो चाइना लेकर के आ रहा है, इट इज़ अटेम्प्ट बाय चाइना टू गेन फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प्स स्ट्रिंजेंट पॉलिसी ऑन H1B वीज़ा। अब अमेरिका H1B वीज़ा पे स्ट्रिंजेंट पॉलिसी लेकर के आया है, $1 लाख आपको फीस भरना होगा। उसका फ़ायदा उठा करके सिंप्लीफाइड वीज़ा नॉर्म लेकर के आया है चाइना K वीज़ा, ताकि अमेरिका में जो लोग ना जा पाएँ, एक्सपर्ट्स ना जा पाएँ, वो एक्सपर्ट्स को अब मौका देगा चाइना, ताकि वो चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट करें। तो चाइना इज़ ट्राइंग टू टेक एडवांटेज फ्रॉम परहैप्स पुअर पॉलिसीज बाय डोनाल्ड ट्रंप एज फार एज स्ट्रिंजेंट H1B वीज़ा नॉर्म्स आर कंसर्न। अच्छा, H1B वीज़ा लेने के लिए आपको पहले वहाँ पे एक लोकल अमेरिका के अंदर एक तो $1 लाख आपको फीस भरना होगा। वहाँ पे आपको एक लोकल एम्प्लॉयर भी चाहिए जो आपकी स्पॉन्सरशिप भी करे, कि आपको बुलाए। जैसे आप भारत से अमेरिका जाना चाहते हैं तो एक आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर भी होना चाहिए, या आपके पास पहले से जॉब ऑफर होना चाहिए, तब H1B वीज़ा चाहिए मिलेगा। K वीज़ा में ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। एप्लीकेंट नीड नॉट टू हैव प्रायर जॉब ऑफर और एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप। तो चाइना एकदम सिंप्लीफाइड रूल लेकर के आया है K वीज़ा का, ताकि वो फ़ायदा उठा पाए। H1B वीज़ा
रिलेटेड पॉलिसीज़ के स्ट्रिंजेंट होने का। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। 5th शेड्यूल से रिलेटेड जो सवाल था उसका आंसर होगा प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे बस 5वां स्टेटमेंट गलत है, एआई ये नहीं कर पा रहा है अभी तक, वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बाकी सब कर सकता है। टाइम पॉवर्टी तो सिंपल था, इनसफिशिएंट टाइम टू मीट एसेंशियल डेली रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, लार्ज रिजर्वायर बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं है। तो 3rd स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अदर 3 आर करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर सर फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।